स्वागत है आप सभी का इस केस स्टडी सीरीज में। इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन पेपर नंबर 6 की केस स्टडी सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। केस स्टडी सीरीज पढ़ रहे हैं, उस पे से भी केस स्टडी नंबर 1 से लेकर केस स्टडी नंबर 5 की वीडियोज ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आपने इनके अब तक नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर उसको देख लेना। आज जो हम डिस्कस करने वाले केस स्टडी नंबर 6 के लिए, चलिए जी केस स्टडी नंबर 6 को पढ़ते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं केस स्टडी नंबर 6 में। हाँ जी, आप पहले जो है हम करेंगे एमसीक्यू पढ़ेंगे। हर एक केस स्टडी पढ़ने से पहले मैं बता दूं फिर से एक बार कि पहले हम एमसीक्यू पढ़ते हैं, एमसीक्यू पढ़ने के बाद में जाके हम केस स्टडीज पे जंप कर रहे हैं, केस स्टडी जंप करने के बाद उसके बाद खत्म करते हैं केस स्टडीज। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर रमेश for obtaining prior consent for selling one of the undertaking of the company is correct, considering the fact that Luminous Limited is not a private company। चलिए अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, बट इतना पता चल रहा है कि कुछ अंडरटेकिंग्स है जो वो सेल करना चाह रही है। ठीक है, मिस्टर रमेश सेल करना चाह रहे हैं कुछ अंडरटेकिंग से, इतना पता चला। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल सर्विस रेंडर्ड बाय मिस्टर जॉर्ज टू मिस्टर रमेश। ठीक है, ये भी किस तरह पढ़ने के बाद पता चलेगा, पता नहीं चलेगा, जीएसटी ऑफिस से इतना पता चलेगा। What is the place of supply with respect to the tickets bought by Mr. Ramesh to the for the amusement park? Okay, फिर से place of supply क्वेश्चन जीएसटी क्वेश्चन आ रखा है। मुझे तो following is the correct statement with respect to the GST liability in case of the fees paid to Mr. Baldev। तो this is again the GST क्वेश्चन। ये देखेंगे क्या प्रोफेशनल सर्विस या क्या फीस किस चीज के रिगार्डिंग टेस्ट में, तभी जाकर इस पे आ पाएंगे। Whether action of the management of Luminous Limited correct with respect to the declaration of interim dividend। अच्छा, उन्होंने interim dividend डिक्लेयर कर रखा, उसके लिए क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं, वो भी एक बार केस स्टडी पढ़ने को आ जाएंगे। चलिए केस स्टडी पढ़ के इतना पता चला कि द केस स्टडी इज फ्रेम फ्रॉम लॉ प्लस जीएसटी, लॉ एंड जीएसटी से केस स्टडी फ्रेम किए गए। ये अब हम आगे भी देखेंगे। केस स्टडीज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर 6 में आ रखा है, whether the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting। तो कुछ लग रहा है ये कि लॉ का क्वेश्चन है। लॉ में भी ये रोटेशंस ऑफ डायरेक्टर पे क्वेश्चंस पूछा गया। चलिए कोई नहीं, वापस आएंगे हम किस तरीके पढ़ने के बाद। व्हाट वुड बी इन केस एट द adjourned meeting the regulations for the reappointment of these directors were lost। Okay, again the same thing, whether the such directors can continue in case the directors do not call the annual general meeting। Okay, तो तीन क्वेश्चंस हैं। मे बी केस स्टडी पे क्या है अभी हमने देखा नहीं, बट इतना पता चल रहा है ये पढ़ के कि केस स्टडी में मे बी ये होगा कि एक डायरेक्टर है जिनकी रिटायरमेंट आ चुकी है, वो लेवल पर रिटायरमेंट है। अब एक मीटिंग हेल्ड हुई है, मीटिंग में उनकी रिपॉइंटमेंट होंगी या नहीं होंगी, ऑटोमेटिक रिपॉइंटमेंट होंगी नहीं होंगी, एनुअल जनरल मीटिंग कल करेंगे नहीं, कल यदि नहीं करते तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ये बातें यहाँ पे पूछेगा। चलिए कोई नहीं, वी विल बी कमिंग बैक अगेन ओवर हियर। लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दी केस स्टडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या, विद मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सोलर पैनल टू द कंपनीज रिटेल शोरूम करेक्ट इन व्यू ऑफ द जीएसटी लॉ। Also determine the place of supply in case of the services procured from attorney by Luminous Limited and suggest if the company is required to pay tax under reverse charge on such transactions। Okay, कोई नहीं, पढ़ लेंगे ये किस तरह इसको आ जाएंगे। How should Luminous Limited recognize the government grant in its books of account for financial return 2024? Which government grants? ये हमें आइडिया लगेगा किस तरीके पढ़ के। चलिए क्वेश्चंस पढ़ लियो, क्वेश्चंस पढ़ के पता चला लॉ एंड जीएसटी पे पूरा पूरे क्वेश्चंस फ्रेम्ड है। एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशंस पे, वो केस वो जो है हमारा एफआर पे रिलेटेड है। ठीक है सर, पढ़ते हैं आगे केस स्टडीज को, पढ़ते हैं देखते हैं। Luminous Limited is a company engaged in the manufacture of solar panels। The vision of the company is to provide the most compelling value in solar energy industry। By value, the company means designing and installing highest quality solar panels on a timely basis with proper safety standards and the lowest cost। ठीक है, the company aims at providing the country with clean, abundant, local, distributed and renewable energy। It is one of the largest vertically integrated solar company that offers services across the spectrum of photovoltaics manufacturing। The company offers and produces high-efficiency solar panels with higher performance and enhanced reliability। The company has the following business। तो this is simply the first para पर इतना पता चला कि बैकग्राउंड है, कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है क्या प्रोवाइड नहीं कर रही उसके बारे में। To be the world-class leader in business that contribute to the nations in building infrastructure through sustainable value creation। Okay, इनकी विजन ये है। ठीक है, कोई आगे बढ़ते हैं। Luminous Limited has always been a standard for all the manufacturing companies for product quality। Okay, the company has a multiple quality checks during solar module production। This helps to ensure flawless productions of the solar panels and hence attain
utmost customer satisfaction, ठीक है, ये बातें यहाँ पे गिवन है। इसके बाद the company believes that in resource scarce developing countries, identifying and targeting R&D policies in critical areas such as energy particularly important to maximize benefits derived from the limited funds and skilled manpower. Okay, energy R&D policy analysis and formulations in a developing country should not be carried out in isolation. ठीक है, R&D जो है isolation में carry out नहीं करनी चाहिए, ये बताया जा रहा है. It must be consistent with overall technology policy as well as national energy policy. The management of the company is of the view that ultimately energy R&D policies and priorities must support the goals of the national socio-economic development. Okay, ठीक है. Therefore, these priorities must be determined on the basis of the analytical framework that recognizes and addresses the national development objectives. The company R&D department is working very hard to come out with the solar panels with the lowest possible cost so as to compete the foreign manufacture of the solar panels. During FY 2023-24, the government gave foreign grants to Luminous Limited for business of solar panel. इतना केस स्टडी पढ़ने के बाद हमें ये लग रहा है कि भाई बैकग्राउंड है इसमें और कुछ भी नहीं है. अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था दैट वाज रिगार्डिंग टू द गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो ये क्वेश्चन ये इस पैराग्राफ से हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, विल बी कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन नंबर 8 जब डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. फिलहाल बी आर श्रीधरन एंड एसोसिएट आर द स्टेटरी एडिटर्स of a company for financial year 23-24. The state chartered accountant firm has a robust team in the field and the profession chartered accountant who can handle all the financial services areas relating to the accounting, auditing, assurance, income tax, GST, company law matters and foreign exchange matters etc. तो ये बताया गया कि इनकी ऑडिटर्स कौन है एंड यहाँ पे आपको ऑडिटर का रोल प्ले करना है. आप ये सोचो कि मेरी एक फर्म है जिसके नाम बी आर श्रीधरन एंड एसोसिएट्स है एंड ये इन पे ये स्किल्ड मैन पावर हमने रखा है. During the financial year under consideration, the board of directors of the company passed a board resolution to sell one of the company's undertakings out of the multiple undertakings of the company. So ये आपके पास इंस्टीट्यूट में पूछे गए थे ना undertakings के बारे में. Let's look आगे क्या है. One of the directors of the company, Mr. Ramesh, is of the view that the board can exercise this power with the consent of shareholders by way of an ordinary resolution and passing only a board resolution would not be sufficient. तो यहाँ पे बोला गया कि भैया बोर्ड रेगुलेशन पेपर से पास करके सफिशिएंट नहीं होगा. आपको क्या करना होगा, आपको एक शेयर होल्डर्स की कंसेंट भी लेना होगा. दिस इज द व्यू ऑफ मिस्टर रमेश. मिस्टर रमेश का व्यू ये है. ठीक है, ओनली बोर्ड रेगुलेशंस वुड नॉट बी सफिशिएंट. The other directors on the board, however, did not agree with him. Okay, and the investment of the company in the said undertaking, which has been proposed to sell, is 22% of its net worth as per the last audited balance sheet of financial year 2020-21. The important point to be noted over here is 22% की net worth, 22% of its net worth, अपनी net worth. यहाँ पे बात पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे of its net worth बोला गया, means the company हमारे पास जो ये कंपनी है, कंपनी का नाम क्या था हमारा, लुमिनस लिमिटेड. लुमिनस लिमिटेड की 20 नेटवर्थ की 22% इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है एक अंडरटेकिंग पे. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको जो ध्यान रखनी है ऑफ इट्स नेटवर्क. चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्दर अब मिस्टर अभी समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं किस तरीके से हम वापस लाएंगे इसका. ठीक है. फर्दर मिस्टर रमेश स्टेज इन दिल्ली विद हिज वाइफ with respect to one of its immovable house properties in USA. He took the professional services of a consulting engineer, Mr. George, based in Chennai. Mr. George has high engineering qualifications, specialized background, and wide experience, and can plan, design, and supervise, and help in in undertaking a maintenance of any type of structure according to the needs of the clients. ठीक है, ये बातें यहाँ पे गिवन है. अब आगे बढ़ते हैं. On 31st May 2023, Mr. Ramesh took his family to an amusement park located in Gurugram, Haryana. This particular amusement park has various attractions such as rides and games as well as other events for entertainment purposes. For such visit, son of Mr. Ramesh, who stays at Jaipur for his studies, comes to Delhi. Mr. Ramesh bought 3 tickets for the amusement park अच्छा ठीक है. तो यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क का कोई क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन पीछे नीचे पूछा गया है, वापस हम देखेंगे क्वेश्चंस पे, हम रिलेट करेंगे इस पे. ठीक है. Luminous Limited is based in Delhi primarily. During financial year 2024, the company receives legal services from an attorney in Dubai on related person in relation to registrations of the company's trademark in Dubai. Okay, the company paid AED 10,000 for the same to the attorney of Dubai. तो अब तक की कहानी पढ़ के ये समझ आ रहा है हमें
Illuminous Limited is a company that is situated in Delhi and इनकी सर्विसेज काफी क्वालिटेटिव सर्विसेज होते हैं. सोलर पैनल्स ये बना रहे हैं. सोलर पैनल्स में इन्होंने R&D करना स्टार्ट किया हुआ है. R&D भी इस लेवल पे कर रहे हैं ताकि फॉरेन कंपनीज को ये बिड कर सके. उस हिसाब से सोलर पैनल्स यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं. सो दिस इज द केस. फर्स्ट केस ये हमें यहाँ पे समझ में आया. तो नेक्स्ट केस इज कोई अम्यूजमेंट पार्क में मिस्टर रमेश लेके जा रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, वहां से हमें प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन करनी है. एंड लुमिनस लिमिटेड को उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है. ये बातें एंड समथिंग बी आर क्या था नाम इनका, इनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बी आर श्रीधरन एंड एसोसिएट्स हैं जो इनकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं. ठीक है. एंड ये अंडरटेकिंग सेल करना चाह रही है जिन पे इनकी नेटवर्थ के हिसाब से 22% ऑफ इस नेटवर्थ इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग्स. ये सेल करना चाह रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द कंपनी हैज 10 डायरेक्टर्स. अच्छा, कंपनी के पास 10 डायरेक्टर्स इन बोर्ड है. द 3 ऑफ द डायरेक्टर्स हैव रिटायर्ड बाय रोटेशंस. Okay, and the annual general meeting conducted recently. The place of the retiring directors is not so filled, and the meeting has also expressly resolved not to fill the vacancy. Since the AGM could not complete the said business, it was adjourned to the same day in the next week at the same time. ये पता है आपको भी, इनकेस मीटिंग हो रही है एंड मीटिंग में कोई भी एजेंडा फुलफिल नहीं हुई तो उसको एडजर्न किया जाता है. एडजर्न करने के बाद में नेक्स्ट टाइम सेम नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम प्लेस एंड सेम टाइम पे होता है. ठीक है. At the adjourned meeting also, the place of retiring directors could not be filled up, and the meeting had also especially resolved not to fill the vacancy. ठीक है. इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है नीचे. क्वेश्चन नंबर 6 है. आपको याद होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. Further, Mr. Baldev is one of the directors of the company. During the financial and consolidation, the company paid him the seating fee amounting to ₹35,000 for the month of December. आपको याद होगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जहाँ पे ये पूछा गया है कि बलदेव को जो फीस पे किए हैं उस पे जीएसटी की लायबिलिटी किसको पे करनी पड़ेगी. तो आपको पता है डायरेक्टर्स के केस में क्या होगा. डायरेक्टर्स के केस में अनलेस दे आर बीइंग पेड, जो जीएसटी पे नोटिफिकेशंस के द्वारा क्लैरिफाई किया गया, इन केस टीडीएस इज बीइंग डिडक्टेड फॉर व्हाटएवर इज बीइंग पेड टू इसको डायरेक्टर्स को जो भी पे किया जा रहा है यदि टीडीएस हम डिडक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन नंबर 192, सो दैट मींस दैट इज सैलरी. सो उसके लिए टीडीएस उसके लिए जो है हमें जरूरत नहीं है, उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी. नो लाइबिलिटी अर्थात जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा एज पर सेक्शन नंबर 3. ठीक है. बट हियर इज द केस द सिटिंग फीस के केस में ये भी वहाँ पे क्लैरिफाई किया गया कि इनके सेक्शन नंबर 194 जे पे टीडीएस डिडक्ट किया गया तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एंड आरसीएम विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर. एंड सिटिंग फी के लिए फी क्लैरिफाइड किया गया है कि आपके लिए सिटिंग फी जो है जिस पे आरसीएम एप्लीकेबिलिटी बन जाती है. तो उस एमसीक्यू की आंसर यहाँ पे हो गया कि आपके पास आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाता है. चलिए देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं. Okay, what is the which the following correct is the correct statement with respect to the GST liability in case of fees paid to Mr. Baldev? GST shall be payable by Luminous Limited under reverse charge mechanism. यही सही लग रहा है. GST shall be payable by Mr. Baldev नहीं. Sitting fees paid to the director of the company is not liable to GST, ये भी नहीं है. Sitting fee paid to the director is paid as salary paid to the director and subject to the direction of section 190 नहीं. तो the correct answer is question number 4 का A. चलिए इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे A द आंसर GST shall be paid payable by Luminous Limited and reverse charge mechanism. Sitting fee paid to the director is reverse charge की नोटिफिकेशन से आई थी जहाँ पे sitting fee is liable to be paid under reverse charge mechanism. चलिए केस स्टडी को खत्म कर दिया वापस से. हम पहुंच गए थे मिस्टर बलदेव के पास. ओके यस. During the year, company declared an interim dividend. Interim dividend पे भी आपके पास क्वेश्चन पूछा गया. Company declared an interim dividend for the financial year 2024 out of the profits of the same year. However, the company did not transfer any profit to the reserves for the said financial. इसके लिए भी एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है. We'll be dealing on that as well. The company has this retail showroom. The company के पास में अपना retail showroom है पटियाला में, अंधेरी में, and factory at Ludhiana. During the financial year, the company has manufactured 150,000 units of the solar panels at its factory. Give me a second. Yeah. The company has manufactured 150,000 units of solar panels at its factory at Ludhiana, Punjab. The management decided to transfer half of the units manufactured to one of the retail showroom in Patiala and the second half to its retail showroom in Delhi for sale therefrom. देखो एक क्वेश्चन था ना हमारे पास में, जो ये ट्रांसफर कर रही है क्या उस पर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है नहीं बनती है. The factory and the aforesaid retail showroom are registered under GST. तो यही से पता चल रहा है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और Luminous Limited also registered under GST. So they are the distinct person. Sorry, they are the distinct person. Distinct person है तो it means GST will be liable on them also. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया. कोई नहीं, will be coming back once again. इनके सभी समझ नहीं आ रहा आपको तो कोई नहीं.
Further, the company has obtained separate registrations on GST for Ludhiana factory and the Patiala showroom as well. Okay. The management of the company understand that such transfer simultaneously considered as supply under GST as such transfer without any cancellation. ये मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग गलत है, कोई नहीं, ठीक है। आपने केस स्टडी आप एक बार पढ़ लो एंड देन विल बी बिगिनिंग दैट वंस अगेन विद दिस सेम, ठीक है। सो आशा करते हैं आपने केस स्टडी पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। Is understanding of Mr. Ramesh for obtaining the prior consent for selling one of the undertaking of the company correct, considering the fact that Luminous Limited is not a private company? इसके लिए हमारे पास सेक्शन नंबर 180 एप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन नंबर 180 में क्या है कि इन केस कंपनी सेल कर रही है, इनकेस कंपनी जो है सेल कर रही है, देखो द पावर और डायरेक्टर जो सेक्शन 180 में इनकेस कंपनी सेल कर रही है अपनी अंडरटेकिंग्स वैसे उसमें काफी ढेर सारी चीजें हैं, इसमें से हम अंडरटेकिंग्स हमारे लिए रिलेवेंट है तो उसके लिए लेके चल रहे हैं। कंपनी सेल कर रही है अपनी अंडरटेकिंग्स, तो इन दैट सिनेरियो कितनी परसेंटेज है, जहाँ इसमें गिवन है कि 20%, यदि इन्वेस्टेड वैल्यू 20% है तो इन दैट 20% एक्सीड कर रही है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स के कंसेंट भी चाहिए होता है। तो इन दिस केस 20% से क्योंकि एक्सीडिंग है, हमने वहाँ पे देख लिया था फर्स्ट में, the first या second para, I think second para में given था 22% का केस था। 22% is what is net worth जो है 22% है, ये रहा 22% of its net worth is equals to the value of undertaking that the Luminous Limited is planning to sell। तो इन दैट सिनेरियो क्योंकि 20% से एक्सीड कर रहा है तो सेक्शन नंबर 180 के हिसाब से इस पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी, शेयर होल्डर्स की कंसेंट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर दिस। कमिंग टू द इंस्टीट्यूट सॉल्यूशंस पढ़ लेते हैं। No, is the board of director can exercise this power with the consent of the shareholders by special regulations and not its own by simply passing an ordinary rules. So this was the case, हम समझ में। The powers of the board of director are not unrestricted or uncontrollable as section number 180 of the company's 2013 portraits. This section contains directive provisions which direct that the powers can, in respect of a special matter, shall be exercised by the board, subject to certain restrictions. That is, in case the exercise of the powers of the board shall be restricted as below, when it is not applicable to the private company। फिलहाल ये भी आप ध्यान रख लो, ये प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग अ कंसेंट ऑफ स्पेशल रेगुलेशंस, ठीक है। स्पेशल रेगुलेशंस ही चाहिए हमें, उसके बाद ही हम इन मैटर्स पे काम कर सकेंगे। तो वहां पे क्या बोला गया, टू सेल लीज अदरवाइज डिस्पोज द होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। Where the company exercises owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any such undertakings, in other words out of multiple undertaking, if अगर एक भी सेल कर रहे हैं ये, तो in that scenario consent by special regulation shall be required, ठीक। आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि कंसेंट जो है स्पेशल रेजुलेशन से आपको रिक्वायरमेंट होगी इनकेस आप किसी एक अंडरटेकिंग को भी सेल कर रहे हो आउट ऑफ होल अंडरटेकिंग। और यहाँ पे वैसे एक्सप्लेनेशंस पे गिवन है, एक्सप्लेनेशंस पे गिवन जो पार्ट यहाँ पे इन्होंने कवर नहीं किया, बट एक्सप्लेनेशंस पे गिवन है कि इनकेस 20% से एक्सीड कर रही है, 20% ऑफ द नेटवर्क से एक्सीड कर रही है उस अंडरटेकिंग पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो इन दैट सिनेरियो आपको जो है स्पेशल रेजुलेशन रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है इसका आंसर आपके पास में, ओके क्वेश्चन नंबर 1, ओके क्वेश्चन नंबर 1 को, हाँ हियर इट इज, तो इसका आंसर आपके पास में होगा नो है, द बोर्ड कैन एक्सरसाइज दिस पावर विद कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स ओनली, स्पेशल रेजुलेशंस चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी आपके पास में होने वाली है। ये क्यों नहीं होगा, नो एज ओनली बोर्ड रेजुलेशंस रिक्वायर्ड इन दिस केस, नहीं बोर्ड रेजुलेशन नहीं चाहिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग क्या है कि प्रायर कंसेंट रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, इज अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑब्टेनिंग द प्रायर कंसेंट फॉर सेलिंग वन ऑफ द कंपनी करेक्ट कंसीडरिंग द फैक्ट Luminous Limited is not a private company। His understanding is correct, इसको but the most appropriate answer is that board exercise नहीं कर पाएगी इस पावर को, सिंपली ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करके उसको स्पेशल रेजुलेशन पास करने की जरूरत बनती है, ठीक है। ओके इसकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्यों गलत है, देखो इन्होंने क्या बोला था, प्रायर कंसेंट, ये बोल रहे कि प्रायर कंसेंट चाहिए, बट इनके हिसाब से प्रायर कंसेंट जो चाहिए वो स्पेशल रेजुलेशंस नहीं बोल रहे, ये ऑर्डिनरी रेजुलेशंस बोल रहे, तो दिस इज नॉट करेक्ट ना, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, इसलिए पॉइंट नंबर सी आपके पास में गलत है। अब आते हैं पॉइंट नंबर डी पे। Partly correct is the board shall exercise this power with the consent of the company by ordinary resolution and not only by passing board resolution board meaning for the problem of the rest of the company is required। ordinary resolution बोलते साथ ये ऑप्शन भी गलत हो गया। The correct option over here is point number B। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। What is the place of supply with respect to the professional service rendered by Mr. Gurj to Mr. Ramesh। अच्छा मिस्टर रमेश को मिस्टर जॉर्ज ने एक ओके सर्विस प्रोवाइड किया था, I think this is with respect to one of his immovable house
प्रॉपर्टीज इन यूएसए। ध्यान रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी कहाँ पे, यूएसए में। इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी कहाँ पे, यूएसए पे है। उस प्रॉपर्टीज के लिए इन्होंने प्रोफेशनल सर्विस ले रखे हैं, किससे, कंसल्टिंग इंजीनियर मिस्टर जॉर्ज बेस्ड इन चेन्नई। ओके, मिस्टर जॉर्ज हैज अ हाई इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस, ठीक है कोई नहीं। मिस्टर जॉर्ज जो है ये चेन्नई में है। रमेश इज इन दिल्ली, that is location of recipient is in Delhi and location of supplier is in Chennai. But for the immovable property आपने पढ़ा होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन नंबर 12 पे गिवन है कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेट होती है वहीं पे इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन की जाती है, बट हियर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन यूएसए, तो हियर सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड बट दैट इज आउटसाइड इंडिया। तो इन दैट सिनेरियो का उसी सेक्शन पे आपके पास मेंशन है कि इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस लोकेट हो जाती है आउटसाइड इंडिया, तो इन दैट केस हमारे पास में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। ओके, एमसीक्यू 1 के लिए भी यहाँ पे मैंने ये रखा था कि आई एम अंडरटेकिंग फूड which generates 20% disadvantage, यहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आपके पास जो बातें हैं, ओके गिव मी अ सेकंड। अरे कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है प्लेसेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज in case of the immovable property and that is also located outside India shall be location at which the immovable property is situated, but in case immovable property is located outside India, intended to be located outside India, so in that scenario place of shall be location of recipient। यहाँ पे रेसिपेंट कौन है, रेसिपेंट है मिस्टर रमेश रेसिपेंट एंड मिस्टर रमेश कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, मिस्टर रमेश स्टेइंग एट दिल्ली। सो दिल्ली विल बी, मिस्टर रमेश इज द रेसिपेंट एंड रमेश लोकेशन ऑफ रेसिपेंट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इन दैट सिनेरियो आंसर आपके पास में हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दिल्ली वुड बी द आंसर। सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द टिकट्स बाउट बाय मिस्टर रमेश फॉर द अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क के लिए भी आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 12 में ही प्लेस सप्लाई केस में वहां बोला गया है कि कोई भी इवेंट यदि हो रही है तो इवेंट जहां पे हो रही है उसी को हम प्लेस सप्लाई कंसिडर करेंगे। उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क लेके गए थे कहाँ पे, अम्यूजमेंट पार्क है गुरुग्राम पे, सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुरुग्राम हो भैया, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुरुग्राम, ठीक है। इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं एक्सपेंशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास आंसर गुरुग्राम है। रीजन वही सर्विसेज प्रोवाइड बाय एडमिशन इनटू एनी type the event cultural scientific sporting artistic entertainment या services provide admission to the amusement park, ठीक है, is the place where event is actually held, so that is answer होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया, इन्वेस्टर्स मैकेनिज्म पे पेमेंट यहाँ पे लायबिलिटी बनेगी लुमिनस लिमिटेड को, लुमिनस लिमिटेड पे करना पड़ेगा मिस्टर बलदेव को, उन्होंने जो सिटिंग फी फेस की उस पे जीएसटी लायबिलिटी पे करनी होगी। whether action of the management by luminous limited correct with respect to the declaration of interim dividend, so इस पे उनकी एक्शन क्या था, पहले एक्शन देख लेते हैं। बट एक्शन ये था कि इन्होंने रिजर्व्स पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, कंपनी डिड नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉफिट टू रिजर्व्स फॉर दिस सेट फाइनेंशियल ईयर। उन्होंने इंटरिम डिविडेंड तो डिक्लेयर किया बट इंटरिम डिविडेंड के लिए उन्होंने रिजर्व्स पे कुछ ट्रांसफर नहीं किया। तो क्या ये रिक्वायरमेंट, ये जो एक्शन है उनकी करेक्ट नहीं पूछा गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं ऑप्शन, मैनेजमेंट ऑफ द लुमिनस लिमिटेड इज नॉट करेक्ट इन नॉट ट्रांसफरिंग एनी परसेंट प्रॉफिट टू रिजर्व्स, एज सच ट्रांसफर टू द रिजर्व इज मैंडेटरी। क्या करता है, ट्रांसफर टू रिजर्व इज मैंडेटरी नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। तो आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपको इट इज ऑप्शनल। कंपनी में वहां पे वर्ड यूज किया गया मे वर्ड यूज किया गया, और आपको पता है जहाँ पे मे वर्ड यूज किया जाता है तो दैट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल हो जाता है। उनको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में जरूरत नहीं है आपको रिजर्व्स में कुछ ना कुछ ट्रांसफर करने की, मतलब दैट इज द ऑप्शनल केस, दैट इज नॉट मैंडेटरी। तो ये ऑप्शन तो आपको गलत हो गया। Which correct is not transferring any percent of the profit as such transfer to the reserves option, ये ऑप्शन सही लग रहा है। The management of Luminous Limited is correct in not transferring any percent to the reserves as such transfer to the reserves is required in case of the declaration of final dividend not interim dividend। The management Luminous Limited is correct in not transferring any percentage as the company has declared the dividend out of the current year profits। नहीं, इस पे जो ऑप्शन नंबर बी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए द मैनेजमेंट ऑफ लुमिनस लिमिटेड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आंसर जो है पॉइंट नंबर बी है, क्यों, क्योंकि डिविडेंड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू द रिजर्व जो है ऑप्शनल जाता है सेक्शन नंबर 123 की फर्स्ट प्रोविजन के हिसाब से वर्ड यूज किया गया वहां पे मे वर्ड यूज करते सर, दिस इज ऑप्शनल एंड नॉट अ मैंडेटरी। Before the declaration of any dividend, any financial year transfer such percent of its profit for that financial year as it may consider appropriate to the reserves
अब द कंपनी रिस्पेक्ट द साइज द डिक्लेयर्ड डिविडेंड। सो द वर्ड जो जिस पे क्वेश्चन पूछा गया दैट इज मे यूज करने से दिस इज द ऑप्शनल, दिस इज नॉट मैंडेट। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एमसीक्यू कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 152 की सब सेक्शन नंबर 6 एप्लीकेबल हो जाती है फॉर द रोटेशन ऑफ द डेटा। वहां पे जो वर्डिंग्स यूज किए गए हैं, पहली बात तो वो कंपनी आपके एप्लीकेबल ही हो जाता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल होगा वो, बाकी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पब्लिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे ये, एंड पब्लिक कंपनी पे भी यहाँ पे प्रोविजंस क्या बने कि 2/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी लायबल फॉर रोटेशन। इसका मतलब ये है कि जो एलिजिबल होंगे रोटेशन के लिए दैट इज 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स। तो इन दिस केस हमारे पास में 1/3 ऑफ डायरेक्टर है। ओके, ये 1/3 लेके चलना पड़ेगा हमें। 1/3 ऑफ डायरेक्टर है, सॉरी 10 डायरेक्टर्स है टोटल। तो 10 डायरेक्टर्स के केस में 2/3 कितना हो जाएगा आपके पास में, 10 डायरेक्टर्स हैं टोटलिटी में, तो आपके पास में 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स विल बी लायबल फॉर रोटेशन। ध्यान रखना यहाँ पे द वर्ड इज, ठीक है। 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स क्या होंगे, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स यहाँ पे होंगे आपके पास में 7 डायरेक्टर्स। तो 7 डायरेक्टर्स विल बी लायबल फॉर रोटेशन, मतलब 7 डायरेक्टर्स लायबल फॉर रोटेशन है। अब इनमें से रिटायर कितनी करेंगे, एक्चुअली सॉरी लायबल फॉर रिटायरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ही इसमें से रिटायर करेंगे। तो 1/3 कितना होगा यहाँ पे 2.33 होता है, दैट इज 2 हमारे पास में रिटायर करने वाले हैं आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स। सो इफ मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर मीटिंग, हाँ ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में जो पॉइंट नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ, whether the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting। तो इसी सेक्शन पे आपके पास में बताया गया है कि इन केस मीटिंग हो रहे हैं, मीटिंग जब हो रहे हैं एंड द 1/3 ऑफ द डायरेक्टर इज लायबल फॉर रिटायरमेंट, तो इन दैट सिनेरियो इन केस मीटिंग एडजर्न हो जाती है, तो सेकेंड मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग विच विल हेल्ड एट नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस एंड सेम टाइम पे, वहां पे क्या होगा इन केस दिस सेकेंड मीटिंग पे भी इन केस द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड and it has not been resolved, expressly resolved that this vacancy is not required to be filled up। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, द ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर वुड ऑकर। देखो यहाँ पे पॉइंट है कि सपोज मी इज द डायरेक्टर, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देयर। अब हमें इतना पता चल गया कि आई एम गोइंग टू रिटायर बाय रोटेशन। ठीक है, आई एम लायबल फॉर द रोटेशन एंड आई एम गोइंग टू 1/3 में मेरा नाम आ गया कि आई विल बी रिटायर बाय रोटेशन। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग एडजर्न होगी, तो सेकंड मीटिंग पे क्या हुआ कि शेयर होल्डर्स ने ये नहीं बताया कि किसी भी डायरेक्टर्स को रिटायर, किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना इस वैकेंसी के लिए। फर्स्ट थिंग ये होगा, एंड नेक्स्ट मैंने भी नहीं बोला, मैंने भी अपनी कंसेंट को विद्रो नहीं किया कि भैया मुझे अब डायरेक्टर नहीं बनना, मेरा मन बढ़ गया, मैंने बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस यहाँ पे दे दी, अब नहीं देना। तो इसके ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं एंड नेक्स्ट वैकेंसी फिल नहीं होती है इस एडजर्न मीटिंग में, तो इन दैट सिनेरियो आई विल बी रीअपॉइंटेड, मुझे मैं रीअपॉइंट कर लिया जाऊंगा फॉर दी नेक्स्ट टर्म ऑल्सो इस सेकेंड सेकेंड मीटिंग पे। ये नहीं कि इस मीटिंग पे भी नहीं हुआ तो इसको भी हम अर्जन करेंगे, अर्जन खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम इसको अर्जन नहीं करेंगे, इस मीटिंग पे ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो ये होगा कि ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे था कि इनकेस आपके पास में सेकेंड मीटिंग पे अर्जनमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपके पास, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में था कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, सेकंड क्वेश्चन व्हाट विल द आंसर इन केस द adjourned मीटिंग द रेजुलेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर ऑफ द डायरेक्टर्स विल लास्ट। देखो मुझे अपॉइंट करना था, मुझे रिटायर होना है, द केस इज दिस, मुझे रिटायर होना है। शेयर होल्डर्स ने ये नहीं प्रपोज किया कि इस वैकेंसी को फिल नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये देखना है। नेक्स्ट कंडीशन, मैंने नहीं बोला, मैंने अपनी कंसेंट को विथड्रॉ नहीं किया कि मुझे अब प्रोफेशनल सर्विस डायरेक्टर्स की सर्विस नहीं देने। थर्ड कंडीशन ये भी देखने, एडजॉर्न मीटिंग में दो कंडीशन ये तो कि आपकी ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट हो जाएगी, बट थर्ड कंडीशन ये भी देखने इन केस रेजुलेशंस, कोई रेजुलेशन आप रेजुलेशंस पहले पास किया गया था आपको रिअपॉइंटमेंट करने के लिए एंड लॉस हो गया रेजुलेशन, तो इन दैट सिनेरियो आपकी रिअपॉइंटमेंट नहीं होगी। देखो पॉइंट इज वापस आते हैं, कंफ्यूजन कुछ नहीं क्रिएट करते, वापस आते हैं। मेरी रिअपॉइंटमेंट होनी चाहिए, मेरी रिटायरमेंट फिक्स है, ठीक है, आई विल बी गोइंग टू रिटायर, मेरी रिटायरमेंट फिक्स है। अब होना क्या है, उन्होंने वैकेंसी दे जो वैकेंसी, मेरी रिटायरमेंट फिक्स है, एक वैकेंसी है जिसको फिल करना है शेयरहोल्डर्स को। शेयरहोल्डर्स ने ये रिजोल्व नहीं किया, ये प्रपोज नहीं किया कि इस वैकेंसी को फिल नहीं करेंगे।
द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स ने हमें को रिअपॉइंट करना है, ऐसा कोई रेजुलेशंस अब तक नहीं लेके आए हैं, इस एजेंडा पे डिस्कस नहीं किया हमने, एंड अर्जेंट मीटिंग भी एंड हो गई, वैकेंसी फिल नहीं हुआ, तो मेरी ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट हो जाएगी। फर्स्ट थिंग ये आप समझिए। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट कंडीशन से समझते हैं कि मेरी रिअपॉइंटमेंट नहीं होंगी इन केस उन्होंने रेजुलेशंस पास किया मेरी रिअपॉइंटमेंट के लिए इन दी अर्जेंट मीटिंग इटसेल्फ एंड वो रेजुलेशन लॉस हो चुका है, तो इन दैट सिनेरियो मेरी रिअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड दो कंडीशंस होते हैं मेरी रिअपॉइंटमेंट नहीं होने की, वापस ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट नहीं होने की। दो कंडीशंस होते हैं, एक तो कि उन्होंने रेजुलेशंस पास किया, रेजुलेशन लॉस हो चुके। नेक्स्ट, उन्होंने रेजुलेशन इसी पर्पज के लिए पास किया, किसी भी एक शेयर होल्डर ने वहां पे प्रपोज किया कि इस बंदे को वापस से रिअपॉइंट नहीं करना, तो इन दैट सिनेरियो मेरी रिअपॉइंटमेंट नहीं होंगी वहां पे। ये आपको ध्यान देना है, ये होगा आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, वेदर सच डायरेक्टर्स कैन कंटिन्यू इन केस द डायरेक्टर्स नॉट कॉल जनरल मीटिंग। देखो, अल्टीमेटली एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। अब डायरेक्टर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा? इस इन दैट सिनेरियो क्या होगा? हम ये नहीं मानेंगे भैया कि एनुअल जनरल मीटिंग आपने कॉल नहीं किया, तो दैट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग। आपकी रिअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है, ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली, आपको रिटायर करना पड़ेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं। आंसर कैसे लिखने हैं वैसे इस पे तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट समझने में, कौन सी क्वेश्चंस पे क्या पूछे गए एंड क्या हमें आंसर करना है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आंसर तो आप कर ही लोगे क्योंकि आपके पास बुक्स होगा, बुक्स के हिसाब से आप लिख लोगे। वैसे पर पढ़ लेते हैं इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशंस कैसे लिखा है। In accordance with the provision of the Companies Act, as contained in section 152(7)(a), which provides that if annual general meeting if annual general meeting at which a director retires and the vacancy is not so filled up, वैकेंसी फिल अप नहीं हुई and उन्होंने एक्सप्रेसली रिजोल्व भी नहीं किया कि वैकेंसी हमें फिल नहीं करनी है, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at same time and same place, और if that day is a national holiday तो नेक्स्ट ऑप्शन ये बताएंगे हमें 157B में फिर बताया गया रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द adjourned मीटिंग, ठीक है, अनलेस एट द adjourned मीटिंग or at the previous meeting if regulations for the appointment of such director was put and lost, or he has given notice in writing addressed to the company and the board of directors stating that not to be elected or he is disqualified। देखो अल्टीमेटली पॉइंट ये, मुझे रिटायर होना है, मेरे अगेंस्ट कोई रेजुलेशंस पास किए गए और वो लॉस हो चुका है, या फिर मैंने अपनी डिजायर को विथड्रॉ किया या आई एम डिस्क्वालीफाइड, तो मेरी रिअपॉइंटमेंट नहीं होगी, ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट नहीं होगी। मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ तो ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट कैसे होगी? इनकेस मैं एलिजिबल हूँ, मैंने अपनी विद कंसेंट विथड्रॉ नहीं किया, इन्होंने भी ये रिजोल्व नहीं किया कि मुझे एज अ रिअपॉइंटिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना। नेक्स्ट इन्होंने कोई रेजुलेशन पास नहीं करके इस वैकेंसी को फिल नहीं करना, तभी जाके मेरी ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट हो जाएगी इन द सेकंड और जॉन मीटिंग में, ठीक है। देखो इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, बस आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट केस अप्लाइंग द प्रोविजन रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिअपॉइंटेड, यदि जॉन मीटिंग रेजुलेशंस लॉस हो गया तो डायरेक्टर को डीम्ड टू हैव बीन रिअपॉइंटेड शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन रिअपॉइंटमेंट, क्योंकि रिअपॉइंटमेंट हो गई नहीं। थर्ड नंबर के लिए शैल रिटायर एट एवरी एजीएम, तो इन दैट सिनेरियो टर्म ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स क्या होगा? एजीएम के लास्ट डेट। देखो आपको एजीएम हेल्ड करनी होती है सेक्शन नंबर 96 के हिसाब से, ठीक है, सेक्शन नंबर 96 के हिसाब से जो ड्यू डेट है, इनकेस उस ड्यू डेट पे आपने अपनी एजीएम होल्ड नहीं किया एंड दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, आपको एजीएम होल्ड करना है। आपको पता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, आप एजीएम भी होल्ड नहीं करोगे एंड देन यू थिंकिंग दैट कि मैं रिटायर नहीं होगा, दैट इज द केस। इन्होंने यहाँ पे लॉ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन नंबर 96 की लास्ट डेट जो है ड्यू डेट, उसके हिसाब से उस लास्ट डेट को इनकेस अपने एजीएम हेल्ड नहीं किया, इसको डिस्कशन नहीं किया गया, तो इन दैट सिनेरियो योर लास्ट डे इन द ऑफिस विल बी दैट लास्ट डेट, दैट ड्यू डेट इन व्हिच सेक्शन नंबर 96 के हिसाब से आपको एजीएम कम से कम हेल्ड कर लेना चाहिए था, ठीक है। In case AGM is not held till the last date on which it should have been held, the term of the retiring director ends on the last date and it cannot be extended till new date when the AGM shall be held. As the calling of the AGM is the duty and the responsibility of the director, thereby omitting to call the AGM on its due date cannot take advantage of their own fault, and by that means cannot extend the on continue in the office for any period of their choice and as long as the holding of the next AGM does not take place। यही यहाँ पे लिखा गया है, आपको भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक द वाज द केस, ये ट्रांसफर हो रखा है जो हमने देखा था ऊपर पटियाला में, वेदर द मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सोलर पैनल
ऑफ द कंपनीज रिटेल शोरूम करेक्ट इन द व्यू ऑफ द जीएसटी लॉ। देखते हैं कौन सी ट्रांसफर्स की बातें की गई। यहाँ पे ये ट्रांसफर है 1,50,000 यूनिट्स का सोलर पैनल इन्होंने बनाया लुधियाना में। ठीक है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हाफ 75,000 यूनिट्स जो है ये ट्रांसफर कर देगी अपनी एक रिटेल शोरूम पे जो कि पटियाला में है, एंड सेकंड हाफ ये ट्रांसफर कर देगी दिल्ली में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लुधियाना फैक्ट्री पटियाला शोरूम्स जो है सेपरेट रजिस्ट्रेशन के अंदर आती है। तो मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग ये है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन है तो यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये मैनेजमेंट की यही जो मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग ये सही है नहीं है ये पूछा गया। देखो शेड्यूल नंबर वन में पारा नंबर 3 में कवर किया गया है कि यदि आप डिम डिस्टिंक्ट पर्सन को देते हो, यहाँ पे डिम डिस्टिंक्ट पर्सन की बातें नहीं है, अल्टीमेटली डिम डिस्टिंक्ट पर्सन ही होते हैं क्योंकि सेपरेट रजिस्ट्रेशंस हैं, अल्टीमेट ब्रांचेस है इस वजह से। तो यहाँ पे जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होने की वजह से क्लैरिटी और भी ज्यादा बन गई हमारी की सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और रिलेटेड पार्टीज हैं क्योंकि इनकी खुद की ब्रांचेस है। शेड्यूल नंबर 1 की पारा नंबर 3 में कवर्ड है कि आप यदि अपने रिलेटेड पार्टीज को डिस्टिंक्ट पर्सन्स को ट्रांसफर करते हो कुछ भी विदाउट एनी कंसिडरेशंस देन दैट विल बी कंसिडर्ड सप्लाई, एंड वहां पे जो है लगाए जाएंगे आपके जो भी हमारे पास जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है वो लगेगी। तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्योंकि है सेपरेट रजिस्ट्रेशंस डिस्टिंक्ट पर्सन्स है तो यहाँ पे लग जाएंगे आपके पास में जीएसटी। It is a common practice in business that one branch supplies services to another branch without any considerations. Goods are transferred. Okay, ये सब जो भी लिखा हुआ आप पढ़ लेना। में हम चलते हैं मेन कंसेप्ट पे। The establishment of persons with a separate registrations within same state or in the different state are considered as distinct persons as per section 25 OV. इसलिए ट्रांसफर ऑफ द सोलर पैनल्स इन दिल्ली विल बी कंसिडर्ड सप्लाई अंडर जीएसटी। ऑल्सो कंपनी के पास में और बड़े सेपरेट रजिस्ट्रेशंस हैं तो इस वजह से भी ऑल्सो कंसिडर सप्लाई। तो इसमें कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 7 में और एक पार्ट है आपके पास में, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? ओके, हाँ, also determine the place of supply in case of the services procured from attorney by Luminous Limited and suggest if the company is required to pay tax under reverse charge mechanism. इन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए बोला गया है आपको सर्विसेज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम अटॉर्नी बाय लुमिनस लिमिटेड। चलिए देखते हैं कौन सी बातें कौन सी सर्विसेज के बाद इन्होंने किया है यहाँ पे। सो आपके पास ये जो है इस सर्विसेज के लिए बातें किए गए हैं जहाँ पे इन्होंने एक अटॉर्नी सर्विसेज ले रखे थे दुबई में ना अनरिलेटेड पर्सन से इन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन द कंपनी ट्रेडमार्क। सो आपके पास में यहाँ पे जो है लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दिल्ली में है, सर्विस प्रोवाइडर दुबई में है, और क्योंकि ये दोनों इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सेक्शन नंबर 13 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। आप देखोगे सेक्शन नंबर 13 पे जो स्पेशल प्रोविजंस गिवन है उन पे ये कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं बन रहा। ये केसेस जहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फ्रॉम एन अनरिलेटेड पर्सन जो भी लीगल सर्विसेज इन्होंने रखा, तो इस वजह से सेक्शन नंबर 13 पे जो जनरल रूल गिवन है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 2 पे उसके हिसाब से लोकेशन ऑफ रेसिपेंट वुड बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। तो रेसिपेंट कौन है? लुमिनस लिमिटेड कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली पे। तो दिल्ली वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। एंड क्योंकि ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 2 जो इंपोर्ट के हमारे पास डेफिनेशन है उस पर ये कवर हो रही है इंपोर्ट की डेफिनेशन के अंदर। तो इस वजह से आपके पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको पता है क्या होगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जीएसटी लायबिलिटी लगती है। तो लुमिनस लिमिटेड विल बी लायबल टू पे इन दिस सर्विसेज द जीएसटी लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बातें आपके पास में गिवन है और क्योंकि ये सप्लाई है सेक्शन नंबर 7 के अंदर ये कवर है। चलिए यही बातें आपके पास में गिवन है। इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस पे भी गिवन है। क्वेश्चन हमारे पास था कि सजेस्ट इफ एनी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो हमने देख लिया प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है एंड कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये बोला गया आपके पास में सर्विसेज प्रोवाइड अटॉर्नी लुमिनस लिमिटेड इज बेस्ड इन दिल्ली, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 13 एंड नेक्स्ट प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, देयरफॉर जनरल रूल हम लगाएंगे, जनरल रूल के हिसाब से दिल्ली वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सर्विस इंपोर्ट किए गए हैं, ये सप्लाई बनता है एंड ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे ही आपके पास में टैक्स पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे गिवन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक गवर्नमेंट ग्रांट पे जो इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ग्रांट उसके बारे में पूछा गया। चलिए गवर्नमेंट ग्रांट्स देख लेते हैं कौन से गवर्नमेंट ग्रांट्स इनके पास में है। Okay, rupees 30 lakh for the past research technology related to the solar system. There is no conditions attached to the grant. कोई conditions attached to the grant नहीं तो profit and loss account पे directly डाल दो, कुछ नहीं करना है इसलिए।
5 lakh towards purchase of the machinery of rupees 15 lakh, useful life of the machinery is 5 years, and depreciation on the machinery is to be charged on the straight line basis. देखो आपके पास में यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास में से यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप 15 लाख रुपीज को मेशिनरी को कैपिटल पे रिकॉग्नाइज करो, नेक्स्ट 5 लाख पे आप डिफर्ड इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। फिर इसको आप जो है 5 ईयर्स पे करो अमोर्टाइज, एंड इसको इस पे तो आपको डेप्रिसिएशन लगेंगी स्ट्रेट लाइन मेथड पे 1553, तो ठीक है। आपकी ये दोनों चार्ज हो जाएंगी बैलेंस इस पे क्या नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एक तो ऑप्शन ये, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्या करो 15 लाख इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ग्रांट इज दिस, तो नेट कर दो आप इसको 15 माइनस 5 10 लाख। 10 लाख पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो, डेप्रिसिएशन आप देखोगे 10 डिवाइडेड बाय 2 लाख वुड बी द नेट इंपैक्ट दैट इज गोइंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये आपके पास में दो डिफरेंट ऑप्शंस है रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 एकड़ ऑफ द लैंड सेटअप टू सेट अप प्लांट, द वैल्यू ऑफ द लैंड इज 20 लाख, ठीक है। 3 एकर्स ऑफ लैंड टू सेटअप अ प्लांट, द वैल्यू ऑफ द लैंड इज, अच्छा उनको जो है 3 एकर्स ऑफ द लैंड मिले हैं प्लांट सेटअप करने के लिए, फे वैल्यू ऑफ लैंड 20 लाख है। एक ऑप्शन तो है कि आप फे वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर दो, एंड दूसरा ऑप्शन बोलते हैं कि भाई नॉमिनल वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करने होंगे, ठीक है। एंड लैंड वैसे भी डेप्रिसिएशन इस पे क्लेम करना नहीं है, तो ये बातें हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सॉरी पॉइंट नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4 में, government granted the 20 lakhs to defer expenses for environmental protections. Expected environmental cost to be incurred is rupees 6 lakhs per annum for the next 5 years. तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि 20 lakhs को, यहाँ पे भी वैसे दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। द फर्स्ट ऑप्शन इज, द फर्स्ट ऑप्शन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या 20 lakhs है ना, 20 lakhs को आप क्या करो डिवाइड बाय 4 करके आप इसको जो है अमोर्टाइज करो हर साल, 5 लाख विल बी अमोर्टाइज डेफर्ड इनकम की तरह आप रिकॉग्नाइज करो, एंड देन अमोर्टाइज कर दो, अमोर्टाइज करो इसको हर साल के लिए, ठीक है। सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स से यहाँ पे 4 लाख विल बी अमोर्टाइज कीजिए। और एक ऑप्शन है आपके पास में जो आपके पास या तो आप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करो 4 लाख को एज एक्सपेंस, या फिर आप क्या करो 6 लाख इज टोटल एक्सपेंस ओवर ईयर फॉर द एनवायरमेंटल कॉस्ट, नो तो 6 माइनस 4 कर दो, ये चाहिए 2 लाख वुड बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर। अल्टीमेटली आपके पास में एक्सपेंस में जो प्रॉफिट एंड लॉस की इंपैक्ट आएगी 2 लाख रुपीज की इंपैक्ट आएगी ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। ये दो ऑप्शन है आपके पास में, ग्रोसिंग मेथड एंड नेट ऑफ मेथड, नेट मेथड कहते हैं, ये है मेथड्स आपके पास। एक बार इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं, फिर हम रैप अप करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया एंटायर ग्रांट, जो ग्रांट अमाउंट है आपके पास 30 लाख का, इसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, रुपीज 5 लाख रिकॉग्नाइज कर देंगे डिफर्ड इनकम की तरह, विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, ठीक है। अल्टीमेटली 5 लाख 1 लाख करते हैं हम, तो हमारे पास फर्स्ट मेथड था उस पे ये बातें होगी। ये अल्टरनेटिवली इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम डिडक्ट कर दें इसको 15 लाख माइनस 5 लाख 10 लाख, 10 लाख पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं अपनी एसएम बेसिस पे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि आपके पास में लैंड को आप रिकॉग्नाइज करो 20 लाख पे फेयर वैल्यू पे, या फिर एंड गवर्नमेंट ग्रांट को बैलेंस शीट पे दिखाते चलो सेटिंग अप एज डिफर्ड इनकम, या तो नेक्स्ट तरीका है कि आप डिडक्ट कर दो द अमाउंट ऑफ द ग्रांट फ्रॉम द वैल्यू कॉस्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द लैंड आपके पास यहाँ पे वैसे गिवन नहीं है, हम इसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखाएंगे, ये बोला गया। नेक्स्ट आपके पास में बताया गया है एज पैरा क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास जो है ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम दैट आर प्रेजेंट एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम वैसे दो मेथड है, क्रेडिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टली क्रेडिट कर दें हम 20 लाख डिवाइड बाय 5 करके 4 लाख रुपए हमारे स्टेटमेंट मेथड स्टेटमेंट बेसिस पे ओवर द यूजुअल लाइफ बेसिस हमारे पास ये चलते रहेंगी, अमोर्टाइज होते रहेंगे 100 ऑफ द इनकम। या फिर नेक्स्ट से डिडक्शन कर दो 6 लाख जो नेट एक्सपेंस था हमारे पास में, 6 लाख का टोटल एक्सपेंस था, आप 4 लाख डिडक्ट करके नेट एक्सपेंस 2 लाख को ही रिकॉग्नाइज करो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट केस स्टडी नंबर 6। केस स्टडी नंबर 6 पे आपके पास में क्वेश्चन जो पूछे गए थे लॉ प्लस जीएसटी एंड प्लस एफआर का भी एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। सो होप आशा करता हूँ आपको ये केस स्टडी बढ़िया लगा होगा। आप चैनल पे आ चुके हो ऑलरेडी तो आप सब्सक्राइब भी कर ही दोगे इसको, दैट इज वन ऑफ द सोर्स हमें जो मोटिवेशन करने के लिए। येट कोई नहीं, केस स्टडी नंबर 7 भी आपको जल्दी मिलने वाली है इस वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पे। बाकी केस स्टडीज हमारे पास अब 15 केस स्टडीज हो चुके हैं, मे बी आई से और भी केस स्टडीज लेके आने वाली है इस पे। हर एक केस स्टडी के लिए आपके पास में एक नया वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हंसते रहो, हाँ मुस्कुराते रहो एंड पढ़ते रहो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।